हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? अपन पढ़ रहे थे कक्षा 8 के जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं उनका सॉल्यूशन। तो विज्ञान का एक मॉडल पेपर अपन ने कर लिया था। अगर आपने वो मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो मॉडल पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा गणित के मॉडल पेपर भी काफ़ी कर लिए हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आया दोस्तों, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों खाद मिलाते हैं। जो अपन खाद देते हैं फसल के अंदर उसको मिलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, यानी जो जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है। मान लो जिसके अपन बोलते हैं ना कि जो ज़मीन में डाल देते हैं और फिर वो नष्ट हो जाता है, जैसे लकड़ी है वो नष्ट हो जाती है, सब्जी के छिलके कागज़ भी नष्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है, तो इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस दरों में रखते हैं वह है। तो सोडियम धातु को अपन मिट्टी के तेल में रखते हैं, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। तो अक्षय यानी जो खत्म नहीं होता है, तो वायु है वो खत्म होने वाली नहीं है, अक्षय है। उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों, वायु का पूरा लिखा है, जो जिसके अंदर सभी वायु उपलब्ध होती हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीसीज में सम्मिलित हैं? संकटापन्न यानी जिसके ऊपर संकट है, अब वो लुप्त प्राय की स्थिति में है, अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों हाथी, अजगर और काले हिरण तीनों ही बहुत कम मात्रा में अभी पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर अपने पृथ्वी पर। तो ये संकटापन्न प्रजाति है, तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर्षण है। तो घर्षण अपना शत्रु और मित्र दोनों है, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसके अंदर होगा दोस्तों पुरुषों की जो आवृत्ति है उनकी आवाज़ मोटी होती है, इसका मतलब आयाम अधिक होता है और आवृत्ति कम होती है। जबकि लड़कियों की जो ध्वनि होती है यानी औरतों की ध्वनि होती है वो तीखी होती है, उसकी आवृत्ति अधिक होती है, आयाम कम होता है। आठवां प्रश्न दोस्तों, आसुत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का खालिस्तान हो जाता है। तो विद्युत का नमक, जो आसुत जल यानी शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, और उसमें नमक अपन घोल देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न नवा प्रश्न है, किसी भूकंप की शक्ति का परिमाप खालिस्तान पर व्यक्त किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो रिएक्टर पैमाने पर 4.5 का भूकंप आया, तो रिएक्टर पैमाना वो होता है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो नाइट्रोजन है दोस्तों, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। आप इसको अच्छे से याद रखें, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी खालिस्तान होती है, तो मिट्टी तैयार की जाती है। अपन उसके अंदर जो हल से जोतते हैं ना, बिना बिजाई के ही, उससे अपन मिट्टी तैयार करना कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके खालिस्तान गैस देती हैं। तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो इसका कहलाता है परिष्करण, यानी पेट्रोलियम होता है वो प्रकृति से निकालते हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, इसको परिष्करण कहते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो बनाए जाते हैं, अपन जो जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, वहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा व्यस्क में विकसित होता है खालिस्तान कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, एक या दो शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। तो रबी की फसल के दो उदाहरण दीजिए। अब रबी की फसल के अंदर अपन क्या देंगे दोस्तों, रबी की फसल चना और मटर आपने लिख दिया। इसके अलावा आप भी बहुत सारे लिख सकते हैं। देखो रे बी, आपको कितने अक्षर हुए दोस्तों? 2 अक्षर हुए। तो आपको याद रखना है गेहूँ, गेहूँ के अंदर 2 अक्षर हैं, दोनों में 2 2 हैं। अब गेहूँ के साथ बोए जाने वाली सभी चीज़ें रबी के अंदर आएंगी। आप सरसों लिख सकते हो, चना लिख सकते हो, मेथी लिख सकते हो, मटर लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 अधातु के नाम लिखिए। तो सल्फर और कार्बन आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अधातुएं हैं,
अगला प्रश्न है दोस्तों, PCRA का पूरा नाम लिखिए। तो इंग्लिश वर्जन तो इसका है पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन, और हिंदी में आपको इंग्लिश याद नहीं होता तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है, यानी सजीव बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी। पांचवा प्रश्न है, निषेचन के प्रकार लिखिए। तो निषेचन होता है आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है दोस्तों शरीर के, माता के शरीर के अंदर निषेचन होना, जैसे मनुष्य में होता है, बकरी में होता है, घोड़े में होता है, ऊंट में होता है। और बाह्य निषेचन होता है यानी माता के शरीर में नहीं, माता के शरीर से बाहर, यानी जैसे मेंढक है, मछली, जो जलीय जंतु है उनमें निषेचन बाहर होता है। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने वाला। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कर दिए। तो जीवाणु है, तो जीवाणु का आपको मिलान करना है दोस्तों। जीवाणु हैजा का कारक है, वो क्या है? हैजा जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के काम आता है। लैक्टोबैसिलस से दही जमता है, यानी दूध से दही जमाता है। यीस्ट क्या होता है दोस्तों? यीस्ट से बनी ब्रेड बनाते हैं, मतलब जो खोखला टाइप सा करते हैं ना, उससे यीस्ट बनाता है। और प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया है। और वायरस जनित रोग है दोस्तों एड्स। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा आगे प्रश्न है, पॉलीथीन क्या है? ये बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, इसके अंदर प्रश्न है दोस्तों अपने 25। तो अभी सभी प्रश्नों का उत्तर अपन एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पॉलीथीन क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे पॉलीथिलीन, पॉलीएथिलीन, दोनों या पॉलीथीन दोनों एक ही नाम है। शुद्ध नाम है पॉलीएथिलीन, जो रसायन विज्ञान का, और पॉलीथीन अपन सीधा बोल देते हैं। सबसे अधिक उपयोग में किया जाने वाला वह प्लास्टिक है। वर्तमान में इसका वार्षिक वैश्विक उत्पादन 8 करोड़ टन है। इसका मुख्य उपयोग पैकिंग, प्लास्टिक के थैले, जियोग्राम, बोतल व अन्य पात्र बनाने में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या होगा यदि, पहला प्रश्न है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यानी मिट्टी की ऊपर वाली परत अपन हटा दे तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? फसल होगी ही नहीं, क्योंकि ऊपर उपजाऊ परत ऊपरी होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की निचली परत दिखने लग जाएगी और हुमस से भी मिट्टी से गायब हो जाएगी, जिसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरता पर पड़ेगा और धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। यानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी तो वो क्या है? मरुस्थल बन जाएगी, यानी बंजर भूमि बन जाएगी। अगला है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो प्राणी हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने पर फसलों व पेड़ पौधों के विकास व पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिनसे पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषित होगी और वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है, सही मानक है वो 0.03% होनी चाहिए। अगला 7वां प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, मानव में प्रजनन की प्रक्रिया में पहला कदम एक शुक्राणु और एक डिम्ड या अंडे का संलयन है। महिला के शरीर में लाखों शुक्राणु डाले जाते हैं, जिनमें से केवल एक शुक्राणु अंडे के साथ संलयन करता है। अंडे और शुक्राणु का इस तरह के संलयन को निषेचन कहा जाता है। यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज, इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट, का निर्माण होता है। यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलना निषेचन कहलाता है। मेन बात यह है, इसको अपन भाषा में इस तरह से लिखेंगे। 8वां प्रश्न है दोस्तों, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों है? क्यों? कोई चिकनी सतह पर अपन फिसलेंगे क्यों? क्योंकि घर्षण नहीं होता। तो इसको सही भाषा में कैसे लिखेंगे? चिकनी सतह पर दौड़ने पर हम फिसल जाते हैं, क्योंकि चिकनी सतह के मुकाबले खुरदरी सतह पर पकड़ मजबूत होती है। खुरदरी सतह पर खुरदरापन पकड़ को मजबूत बनाता है, इसके विपरीत चिकनी सतह पर पकड़ मजबूत नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर जब पेड़ जो रोड बनाए जाते हैं तो उन्हें जानबूझकर खुरदरा बनाया जाता है, ताकि गाड़ियां फिसले नहीं, और इससे गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है। और चिकनी सतह के मुकाबले खुरदरी सतह पर घर्षण भी अधिक होता है। अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों कि आकाश में तड़ित व मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देता है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो समझाऊं तो दोस्तों देखो, अपन को बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है और गरजता हुआ बाद में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दिखती है तो मतलब प्रकाश है, प्रकाश का वेग
जो ध्वनि है उसके वेग से अधिक है, इसलिए प्रकाश पहले पहुंचेगा और ध्वनि बाद में पहुंचेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? आकाश में त्वरित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें त्वरित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा है। अर्थात प्रकाश की गति है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की गति है दोस्तों 330 मीटर प्रति सेकंड। इतना फर्क है। अर्थात ध्वनि को पृथ्वी पर पहुंचने से प्रकाश से अधिक समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सुचालक एवं हीन चालक यानी कुचालक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। यानी चालक और कुचालक में क्या अंतर है? तो दोस्तों अपन लिखेंगे चालक क्या होते हैं? जिसके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। और कुचालक क्या कहते हैं? जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत और ऊष्मा दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन विद्युत का अपन मेन देखते हैं। चालक या सुचालक की परिभाषा: जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण बहुत आसानी से या सुगमता से हो जाता है वे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। या इसके जगह आप विद्युत भी लिख सकते हैं। जो विद्युत के संचरण हो जाता है वो उसे सुचालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना यानी धातु सभी इसके अंदर आ जाएंगे। एग्जाम्पल है लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है सुचालक कहलाते हैं। ये साइंस की डेफिनेशन अपने हो गई। अब अगला है कुचालक या हीन चालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, आप विद्युत भी ले सकते हैं दोस्तों, ऊष्मा भी ले सकते हैं, वे सभी हीन चालक कहलाते हैं। तथा ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे सभी पदार्थ हीन चालक या कुछ अचालक या कुचालक, तीनों एक ही नाम है, कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबर, कांच, वायु इत्यादि। ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण या प्रवाह नहीं होता है ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, तड़ित से अपनी सुरक्षा के लिए 3 उपाय लिखे थे। यानी जो बिजली चमकती है ना आकाश के अंदर उसको अपन तड़ित कहते हैं। तो इसके उपाय निम्नलिखित आप लिखोगे। तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित है। पहला, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें और विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को नहीं छुए। ये इसके 3 उपाय पूछे हैं, तीनों अपन ने बता दिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। तो आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यानी पृथ्वी चलती है इसलिए अपन को वो तारे गति करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वो गति नहीं करते, क्योंकि सूर्य एक तारा है जो अपनी जगह स्थायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन महोत्सव क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे जुलाई के पहले सप्ताह 1 से 7 जुलाई के वनों में के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। यह एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है जिसमें पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। वन महोत्सव पर लोग पौधे लगाते हैं और अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी सब मिलकर विभिन्न वृक्षारोपण अभियान चलाएं। तो ये खंड 2 तक के हो गए थे प्रश्न। अब दोस्तों आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य विषाक्त से क्या आशय है समझाइए। यानी जो भोजन है वो विषाक्त हो जाता है, उससे क्या आशय है ये समझाना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कई बार सूक्ष्म जीव भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और भोजन को नष्ट कर देते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, इसे खाद्य विषाक्तन कहते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति गंभीर रूप से रोगी हो जाता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है या हो सकती है। खाद्य विषाक्तन एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों से दूषित आहार व पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। अधिकांश लोग उपचार की आवश्यकता बिना ही ठीक हो जाते हैं, यानी अपन को उल्टी हो जाती है और अपन ठीक हो जाते हैं। अधिकांश लोग आहार के रोग के कारण बनते हैं, जो कि बैक्टीरिया जैसे सल्मोनेला, एरिरिशिया कोलाई या वायरस जैसे नोरोवायरस से दूषित होता है। आहार संदूषण खेत में से थाली तक किसी भी स्तर पर हो सकता है, जिससे आहार का प्रसंस्करण और आहार उत्पादन का निर्यात शामिल है। उचित ढंग से बना आहार संदूषण का कारण हो सकता है। अनुचित ढंग से बना जो आहार है वो संदूषण का कारण बन सकता है। अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं। अन्य कारण क्या होता है? जब रोगजनक एक सतह से दूसरी सतह विशेष तैयार खाने के कच्चे आहार में स्थानांतरित होता है एवं इन दूषित पदार्थों को खाने से पहले पकाया नहीं जाता है, तब रोगजनक नष्ट नहीं होता है और इन्हें खाने में विषाक्तन हो जाता है। इसे क्रॉस कॉन्टामिनेशन या जीवाणुओं को एक सतह से दूसरी सतह पर फैलना कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों,
कि उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, यानी प्लास्टिक होता है वो नष्ट नहीं होता है, प्रकृति के अंदर उसकी प्रकृति ऐसी होती है, ऐसा गुण उसका होता है। तो आंसर लिखेंगे प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। लंबे समय तक खुले रखने पर प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है, अर्थात प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि घर में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के डिब्बे और बाल्टियां आदि सालों साल प्रयोग में लाने के बावजूद न तो जंग लगता है और न ही उनके रूप रंग में बदलाव होता है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण अपन देख सकते हैं कि पानी को प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है, अचार व खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक के कंटेनरों में रखा जाता है, क्योंकि बोतलें या कंटेनर संक्षारक नहीं होते हैं, यानी ये उनसे क्रिया नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों ये अपने कर लिए हैं 15 तक प्रश्न। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए बाकी प्रश्न पार्ट 2 के अंदर करेंगे। इसके अलावा आप बाकी के मॉडल पेपर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़े, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।